नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं मरियम फातिमा, तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आप सभी का खैर मकदम है। नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर एक नज़र। बिहार के बागा टाउन में एक मजहबी जुलूस के दौरान दो ग्रुपों में झड़पें, इंटरनेट सर्विस बंद, हालात काबू में। तामीर के दौरान रेलवे ब्रिज गिर पड़ा, 17 मजदूर हलाक, कई जख्मी। सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान की आवाज़ का नमूना देने के निचली अदालत के हुक्म को रोक दिया। केसीआर से मुलाकात, बीजेपी कायद पार्टी से मुअत्तल। नाज़रीन अब खबरें तफसील से। बिहार के बागा टाउन में एक मजहबी जुलूस के दौरान दो ग्रुपों में झड़पें हो गई, इंटरनेट सर्विस बंद कर दी गई और हालात काबू में हो गए। बिहार के चंपारण जिले में वाक़े बागा टाउन में एक जुलूस के दौरान पेश आए पथराव के वाक़े के बाद तशद्दुद फूट पड़ा। पीर के दिन पेश आए इस तशद्दुद के दौरान कई दुकानें जला दी गई, जिसकी हुकूमत ने इस इलाके में 2 दिन तक इंटरनेट सर्विस बंद कर दी है। ये कार्रवाई इसलिए की गई है ताकि इलाके में फ़िरक़ावाराना हम आहंगी को दरहम बरहम करने वाली अफवाहें ना फैल सके। दर हकीकत बिहार में पीर 21 अगस्त को महावीर जुलूस के दौरान बागा और मोतिहारी में पुरतशद्दुद झड़पों की इत्तलात है। इसके बाद इन इलाकों में पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई है। पुलिस का कहना है कि हालत अब काबू में है। तामीर के दौरान रेलवे ब्रिज गिर पड़ा, 17 मजदूर हलाक, कई जख्मी। रियासत मिज़ोरम के सायरंग इलाके में ज़ेर तामीर रेलवे ब्रिज गिर गया। इस वाक़े में तकरीबन 17 अफराद हलाक हो गए हैं। ये ब्रिज कोरेंग नदी पर तामीर किया जा रहा है। बताया जाता है कि इस ब्रिज के नीचे बहुत से लोग फंसे हुए हैं। ये ब्रिज सायरंग और बरियाबी के दरमियान तामीर किया जा रहा है। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। हुक्काम का अंदाजा है कि रेलवे ब्रिज की तामीर में तकरीबन 40 मजदूर शामिल थे। लोहे के ब्रिज के नीचे फंसे 17 मजदूर वहीं पर दम तोड़ गए। मज़ीद 30 मजदूर मलबे तले दबे हुए हैं। हलाकतों में इजाफा का खदशा है। केसीआर से मुलाकात, बीजेपी कायद पार्टी से मुअत्तल। तेलंगाना बीजेपी यूनिट ने आज कोनेरू सत्यानारायणा को पार्टी से मुअत्तल कर दिया है, जो कि पार्टी के भद्राद्री कोत्तागुड़ेम जिले के सदर थे। बीजेपी रियासती यूनिट के जनरल सेक्रेटरी जी प्रमेंद्र रेड्डी ने यहां ये बात बताई और कहा है कि सत्यानारायण ने चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव से मुलाकात की थी, जिसकी वजह से इन्हें पार्टी से मुअत्तल कर दिया गया था। प्रमेंद्र रेड्डी ने मजीद बताया कि सत्यानारायण ने चीफ मिनिस्टर से जो मुलाकात की है वो पार्टी क़वायद की खिलाफ वर्जी है। इसके अलावा मुखालिफ पार्टी सरगर्मियों में मुलविस थे, जिसकी वजह से रियासती यूनिट में इनको मुअत्तल करने का ऐलान कर दिया है। बीजेपी के ज़राए ने बताया है कि सत्यानारायण ने पीर को देर गए हैदराबाद में चीफ मिनिस्टर से मुलाकात की थी, जबकि चंद्रशेखर राव ने बरसर इख्तियार भारत राष्ट्रीय समिति ने शामिल होने के लिए मद्दू किया था। सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान की आवाज़ का नमूना देने के निचली अदालत के हुक्म को रोक दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 2007 की मुबैना नफरत अंगेज़ी तकरीर केस में उत्तर प्रदेश के साबिक़ वज़ीर आज़म खान को अपनी आवाज़ का नमूना देने के ट्रायल कोर्ट के हुक्म पर 4 शुबे को रोक लगा दी। जस्टिस A.S. बोपन्ना और प्रशांत कुमार मिश्रा की बेंच ने समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर खान की अर्जी पर समाअत के बाद ट्रायल कोर्ट के हुक्म पर हुक्म इम्तनाई जारी करते हुए इस मामले में उत्तर प्रदेश हुकूमत और दीगर को नोटिस जारी किया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 25 जुलाई को निचली अदालत के हुक्म को बरकरार रखते हुए इस मामले में मुदाखलत करने से इनकार कर दिया था। खान ने निचली अदालत के हुक्म को सुप्रीम कोर्ट के सामने हाई कोर्ट में चैलेंज किया था। 30 साल बाद संजय दत्त की मशहूर फिल्म खलनायक का बनेगा सीक्वल। संजय दत्त, माधुरी दीक्षित और जैकी श्रॉफ की 1993 में रिलीज होने वाली फिल्म खलनायक एक बार फिर सिनेमाघरों की जीनत बनने के लिए तैयार है। ये फिल्म 30 साल बाद दोबारा रिलीज हो रही है। फिल्म के प्रोड्यूसर सुभाष घई ने इस बारे में जानकारी दी है। इसके साथ ही इन्होंने बड़ा ऐलान किया है। सुभाष ने कहा है कि वो जल्द ही फिल्म के सीक्वल पर काम करेंगे। खलनायक 6 अगस्त को 30 साल मुकम्मल कर लिए। सनी देओल की फिल्म गदर 2 के बॉक्स ऑफिस पर कामयाबी को देखकर सुभाष ने अपनी फिल्म का दूसरा हिस्सा बनाने का फैसला किया है। इन्होंने बताया कि वो खलनायक के दूसरे हिस्से पर काम कर रहे हैं। एक इंटरव्यू में सुभाष ने कहा है कि इन्होंने खलनायक फिल्म को 4 सितंबर को रिलीज करने का फैसला किया है। मक्ता आर्ट सिनेमा के जरिए वो इस फिल्म को 100 से ज़्यादा स्क्रीन पर दोबारा रिलीज करेंगे। सुभाष ने कहा है कि इनकी बड़ी फिल्मों में से एक कर्मा, सौदागर और खलनायक का जल्द ही सीक्वल बनने वाला है।
मक्का मुकर्रमा में तूफानी बारिश, उमरा ज़ायरीन खाने काबा का तवाफ करते रहे। सऊदी अरब में मस्जिदुल हराम मक्का मुकर्रमा में मंगल को उमरा ज़ायरीन बारिश के दौरान तवाफ और इबादत में मसरूफ़ रहे। सहन हरम में ईमान अफरोज़ मनाजिर देखने में आए हैं। मक्का के दीगर इलाकों में भी मूसलाधार बारिश की इतलात है। सड़कें ज़ेर आब गई। याद रहे कि मौसमियात के कौमी मरकज़ ने मंगल को बारिश और गरज व गबार की पेशगोई की थी। वाज़ेह रहे कि हरमैन शरीफ इंतज़ामिया ने मस्जिदुल हराम की खिदमत पर मामूर मुतअद्दिद सरकारी इदारों के ताउन से मस्जिदुल हराम में बारिश के मसाइल से निपटने के लिए हंगामी स्कीमों पर अमल दरामद शुरू कर रखा है। हरमैन शरीफ इंतज़ामिया की कोशिश है कि इबादत के दौरान ज़ायरीन की सलामती को यकीनी बनाया जाए। मजलिस के MLC रियाजुल हसन आफंदी अस्पताल में शरीक। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन कानून साज कौंसल मिर्ज़ा रियाजुल हसन आफंदी खराबी सेहत की वजह से हैदराबाद के अस्पताल में ज़ेर इलाज है। ज़राए से मौसूल इत्तलात के मुताबिक आज इनके क़ल्ब पर हमला हुआ, जिसके बाद इन्हें केयर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जहाँ वो ज़ेर इलाज है। सोशल मीडिया पर इनके चाहने वालों ने रियाजुल हसन आफंदी अलमारूफ गोल्डी भाई की सेहतयाबी के लिए दुआओं की ख्वाहिश की है। चंद्रयान 3 की कामयाबी लैंडिंग के लिए दरगाह अजमेर शरीफ में खुसूसी दुआ। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो के हरीकोटा सेंटर से चांद पर भेजे गए चंद्रयान 3 की कामयाबी लैंडिंग के लिए अजमेर की मशहूर दरगाह ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह पर दुआ की गई। खादिम सैयद अफशां चिश्ती ने चंद्रयान 3 की कामयाबी के लिए खुसूसी दुआओं का एहतमाम किया। दरगाह के गद्दी नशीन अफशां चिश्ती ने कहा है कि ये कामयाबी सिर्फ इसरो या मरकज़ी हुकूमत की नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान की कामयाबी है। रेखा नायक हल्का खानापुर से कांग्रेस टिकट की दावेदार। तेलंगाना कांग्रेस के हेडक्वार्टर गांधी भवन पर आज भी तीसरे रोज़ पार्टी टिकट के ख्वाहिशमंद का ज़बरदस्त हुजूम देखा गया। शहर और अजला के मुख्तलिफ असम्बली हल्क़ात से कई दावेदारों ने अपनी दरख्वास्तें दाखिल की। बताया गया है कि गुज़िश्ता 3 रोज़ के दौरान 300 से ज़ायद दरख्वास्तें दाखिल की गई हैं। बिलखुसूस BRS रुकन असम्बली हल्का खानापुर रेखा नायक ने आज गांधी भवन पहुँचकर इसी हल्के से कांग्रेस टिकट के लिए अपनी दरख्वास्त दाखिल की। हिंदुस्तान सऊदी अरब के साथ तिजारती ताल्लुकात मज़ीद बेहतर बनाने के लिए कोशां। हिंदुस्तानी सऊदी अरब के साथ अपने देरीना तिजारती ताल्लुकात को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए कोशां है और मुमलिकत में इसके सिफात खाने का मकसद काउंसिल ऑफ दी फेडरेशन ऑफ सऊदी चैम्बर्स के साथ ताउन को तक़वियत देना है। अरब न्यूज़ के मुताबिक इस मकसद के लिए क़सीम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के हेडक्वार्टर बरीदा में एक इजलास मुनक़िद हुआ। सऊदी अरब में गुमशुदा गाड़ी जुर्माने और फीसेस की हुकूमत जिम्मेदार होगी। गाड़ी मालिकान के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। सऊदी काबीना ने तय किया है कि गुमशुदा गाड़ी की वापसी तक इस पर लगने वाले जुर्माने और फीसेस गुमशुदगी की रिपोर्ट की तारीख से सरकारी खाते से अदा की जाएगी। सरकारी खबर रिसा इदारे का कहना है कि इजलास मंगल को शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ की ज़ेर सदारत जिद्दा के क़सरुस्सलाम में हुआ। इजलास में कहा गया है कि गाड़ी चोरी होने की सूरत या गाड़ी के मालिक की जानिब से धोखाधड़ी सामने आने पर लापता गाड़ी पर जुर्माने और फीसें चोरी करने वाले या धोखेबाज मालिकान से वसूल की जाएंगी। काबीना ने अपने इजलास में 17 अहम फैसले भी किए। आदिल दुर्रानी ने मेरे कई वीडियोस 1 अरब को फरोख्त कर दिए। राखी सावंत का इल्ज़ाम। बॉलीवुड अदाकारा राखी सावंत ने अपने साबिक़ शौहर आदिल दुर्रानी पर सनसनीखेज़ इल्ज़ाम लगाए हैं। इसने इल्ज़ाम लगाया कि आदिल दुर्रानी ने इसके अरिया वीडियोस लाखों रुपए में 1 अरब को फरोख्त किए हैं। आदिल ने वीडियोस उस वक्त शूट की जब मैं बाथरूम में थी। इसके पास ऐसी बहुत सी वीडियोस है, फिर भी मैं खामोश हो गई क्योंकि मैं इसकी बीवी हूँ। अब मेरी वीडियोस वायरल हो रही हैं। अब मुझे क्या करना चाहिए? जब सारी दुनिया मेरे वीडियोस देखते तो मैं कहाँ जाऊँ? मुँह कैसे दिखाऊँ? क्या जहर पीकर खुदकुशी कर लूँ? मैं कोई आम लड़की नहीं हूँ। हिंदुस्तान में एक मशहूर शख्सियत हूँ। मेरे पास एक ब्रांड है। इसने मुझे 1 साल के अंदर 2 तलाक दे दी हैं। ये तो अच्छा हुआ है कि मोदी ने 3 तलाक देने से रोकने के लिए कानून बनाया है। राखी सावंत ने ये बात कही। हैदराबाद के पुराने शहर में इत्तेफाक़ी तौर पर गोली चल जाने से हेड कांस्टेबल की मौत। हैदराबाद के हुसैन आलम पुलिस स्टेशन हदूद में इत्तेफाक़ी तौर पर गोली के चल जाने के नतीजे में एक हेड कांस्टेबल की मौत हो गई है। पुलिस राय के मुताबिक सूर्यापेट जिले से तारुकने वाला 29 साल भूपति श्रीकांत हुसैन आलम पुलिस स्टेशन में हेड कांस्टेबल के तौर पर काम कर रहा था। गुज़िश्ता 2 माह से वो कबूतर खाने के पास गार्ड ड्यूटी अंजाम दे रहा था। सुबह की अवलिन सातों में श्रीकांत सो रहा था कि अचानक इत्तेफाक़ी तौर पर गोली चल गई, जिसके नतीजे में वो शदीद ज़ख्मी हो गया था। इसे इलाज के लिए उस्मानिया अस्पताल ले जाया गया, जहाँ वो ज़ख्मों से जानबर ना हो सका। पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है।
ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर्स पेट में रुई भूल गए जिससे खातून की मौत वाक़ई हो गई। खानदानी मनसूबाबंदी के ऑपरेशन के दौरान लापरवाही से डॉक्टर्स की जानिब से पेट में रुई के भूल जाने के नतीजे में एक खातून की मौत हो गई है। ये वाक़ा तेलंगाना के नागर कर्नूल ज़िले के अचमपेट में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक ज़िले के दर्शन गड्ढा टांडे की एक कबायली खातून रोजा हामिला थी। हल्का असम्बली कोटला में एक माह के अंदर 6 कत्ल के वाक़यात रोनुमा हुए जिसकी वजह से अवाम में खौफ व हरास का माहौल पैदा हो गया है। अवाम का कहना है कि कोटला में भी रॉयलसीमा और आंध्रा जैसा कत्ल आम होने लगा है और सुपारी गैंग तैयार होने लगी है। तफसीलात के मुताबिक कोटला में चंद रोज़ कबल बीजेपी के लीडर प्रवीण सिंह का कत्ल हुआ और मोहम्मद इमरान की मालूम लॉरी की टक्कर से मौत हुई। इसके बाद मुस्लिम नौजवान मोहम्मद समीर लैब टेक्नीशियन का कत्ल और किनाल से मुश्तबा हालात में नाश दस्तियाब हुई। इसके बाद एक और कत्ल कारगिल चौक के पास BRS के काउंसलर पी उमारानी के शोहर पी लक्ष्मी राजम को 2 नामालूम अफराद ने दिन दहाड़े 11 बजे के वक्त गला काट कर कत्ल कर दिया गया और एक गोदावरी गाँव में खातून खेत में काम कर रही थी तो किसी नामालूम अफराद ने गले से सोना खींचकर मारपीट कर कत्ल कर दिया और एक कोटला के करीब कांग्रेस लीडर रज़ाक का किसी नामालूम अफराद ने बेदर्दी से मारकर रोड पर फेंक दिया। मेटपल्ली टाउन के सतीश नामी शख्स को आधी रात को शराब खाने के पास नामालूम अफराद ने बेदर्दी से पीट कर हलाक कर दिया। कोटला और मेटपल्ली में कत्ल की वारदातों से अवाम में खौफ व परेशानी का माहौल छाया हुआ है। चारशंबे के रोज चंद्रानगुट्टा डिटेक्टिव इंस्पेक्टर रघु कुमार ने चंद्रानगुट्टा इलाके के बाइक मैकेनिकों को बुलाया और इनके साथ एक मीटिंग की। इस मौके पर इन्होंने तमाम बाइक मैकेनिकों को कहा है कि आप लोगों के पास कोई भी चोरी की बाइक्स रिपेयर के लिए या फिर अल्ट्रेशन के लिए आई तो इसकी इत्तला हमको दे। इस तरह आप चोरी की गाड़ी पकड़ने, चोर को गिरफ्तार करने हमारी मदद कर सकते हैं। इस मौके पर चंद्रानगुट्टा मैकेनिक्स के अलावा डिटेक्टिव इंस्पेक्टर रघु कुमार, डिटेक्टिव सब इंस्पेक्टर अब्दुल्ला हुसैनी, क्राइम टीम लक्ष्मण, प्रवीण और नागराजू मौजूद थे। मेरा नाम रघु कुमार DI चंद्रानगुट्टा हूँ। मैं आज चंद्रानगुट्टा में जितना मैकेनिक शॉप्स है उसके आज मैकेनिक वालों से एक मीटिंग लगाया है। इसलिए लगाया बोले तो अपना एरिया में व्हीकल चोरी ज़्यादा हो रहा, सो उसलिए कुछ इन्फॉर्मेशन के लिए उसके पास आए तो पुलिस को फ़ोन करके बुलाना बोल के ये मीटिंग लगाए थे और सबको चंद्रानगुट्टा पब्लिक को एक इन्फॉर्मेशन देने को ये मीटिंग लगाए थे। आजकल गाड़ी किधर भी चोरी हुआ, आपको अबांडेड व्हीकल आप किधर तो भी मिला बोले तो आप सीधा आके पुलिस स्टेशन में फ़ोन करें तो आपको वो गाड़ी ओनर को हैंड ओवर करके आपको भी अच्छा देंगे। इसलिए आज मैकेनिक को बुलाया, इसलिए क्या चोरी का गाड़ी मैकेनिक करो बोल के और चोरी का गाड़ी को अल्ट्रेशन करो बोल के कोई आए तो उसका इन्फॉर्मेशन आप दे के ये चोरी को निवार करने के आपको हेल्प होना बोल के इतना मीटिंग कर रहे थे। थैंक यू। मैं खुद आपका व्हाट्सअप नंबर यूनियन करके मैं भी इसमें ऐड हो दूँ मैं, ठीक है। यूनियन करने के बाद तो गलत फोटो जो है नहीं डालना, जो यूनियन का अपने लिए कौन सा इन्फॉर्मेशन आता वही अपने पोस्ट करना, ठीक है। मैं एग्जाम्पल बता दूँ आपको, इससे क्या हुआ 23 हुआ, 2020 में 41 हुआ तो क्या हो रहा 2021 में 43 हो गया, ठीक है। 2002 में 2022 में 21 हुआ, जब कोरोना थी ना ये कम हो गया, कोरोना था कोई बाहर नहीं है इसलिए थोड़ा बहुत कम हो गया। 23 में अब तक ये 8 महीने हो गए ना, अब तक ऑटो में, बस में, जीप में 15 आदमी 20 आदमी बैठ के वो ऐसे डीजल जाके जाती थी। तब आप सोचो अब 10 साल के बाद और 20 साल के बाद ऐसा होता ट्रैफिक, ऐसा होता बहुत होता। इसलिए अपन क्या करना 20 साल आगे कुछ जमाना सोच के अपन चला इससे, ठीक है। ये 100 to 150% केसेस ज़्यादा हो रहा, आज 100 to 150% केसेस ज़्यादा हो रहा। तो नरसमपेटा के BRS के कायद मदन कुमार ने BRS पार्टी को अलविदा कहते हुए तेलंगाना बहुजन समाज पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। तेलंगाना बहुजन समाज पार्टी रियासत सदर RS प्रवीण कुमार, इनका बहुजन समाजवादी पार्टी में शानदार इस्तकबाल किया गया। बहुजन समाजवादी पार्टी के रियासत सदर ने इस मौके पर कहा, बहुजन समाजवादी पार्टी ने एक और जीत हासिल की। इस मौके पर तेलंगाना बहुजन समाज पार्टी रियासती सदर ने मीडिया से बात करते हुए BRS पार्टी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। మరి కాళ్ళు ఎత్తికెక్కి మాట్లాడుతున్నాడు। ప్రతి నిరంకుశ ప్రభుత్వం, ప్రతి నియంత కూడా మరి ప్రజలు కూలగొట్టే ముందు ఇవే మాటలు మాట్లాడతాడు। అధికార మదంతో కళ్ళు పైర్లు గమ్మే ఈ విధంగా జర్నలిస్టుల మీద మాట్లాడుతూ ఉన్నారు। అసలు ఏది నిజం? ఆయన పత్రికల ఇన్ఫర్మేషన్ పబ్లిక్ రిలేషన్స్ డిపార్ట్మెంట్ ఎవరి చేతిలో ఉన్నది? కేసీఆర్ గారి చేతిలో ఉన్నది। అక్కడికి పత్రికలకు పోయి అడ్వర్టైజ్మెంట్లని కంట్రోల్ చేస్తున్నది ఎవరు? కేసీఆర్ గారు।
అదే విధంగా మరి ఏ పత్రికలను కొనుక్కోవాలి, ఏ పత్రికలను కొనుక్కోకూడదు, ఏ పత్రికలను ముంచాలి, ఏ పత్రికలను తీర్చాలనేది ఆయనే డిసైడ్ చేస్తా ఉన్నాడు. అంటే ఆయన చెప్పిందే సత్యం, మిగతా వాళ్ళు చెప్పింది అబద్ధం అన్నారు ధోరణితో చేస్తున్నాడు. విలేకరుల మీద ఆయన చేసిన వ్యాఖ్యలను బహుజన్ సమాజ్ పార్టీ పూర్తిగా ఖండిస్తున్నది. ఇంకొకటి కూడా జర్నలిస్ట్ మిత్రులు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సుప్రీంకోర్టులో జస్టిస్ ఎన్వి రమణ గారు జర్నలిస్టులకు ఇళ్ల స్థలాలు ఇవ్వాలని ఇచ్చిన ఏదైతే తీర్పు ఉన్నదో ఆ తీర్పును కూడా గౌరవిస్తున్నాడు ముఖ్యమంత్రి గారు. నేను ఒక్కటే రిక్వెస్ట్ చేస్తున్న జర్నలిస్ట్ సోదరులకు, మీరు నిజాలు దయచేసి గ్రహించండి. ఈ జర్నలిస్టు నాయకులు సోమయ్య గారు, తర్వాత శంకర్ రెడ్డి గారు, వీళ్ళందరూ నాతో మాట్లాడారు. మేము పూర్తిగా సానుభూతి చెప్తా ఉన్నాం, సంఘీభావం చెప్తా ఉన్నాం. జర్నలిస్టులకు ఘోరంగా మెసేజ్ చేసిన ప్రభుత్వం కేసీఆర్ ప్రభుత్వం. అదే కాకుండా ముఖ్యమంత్రి గారు జర్నలిస్టులకే డాగులు పెట్టే పరిస్థితి తీసుకొచ్చాడు, జర్నలిస్టులనే భయపెట్టిస్తున్నాడు. ఆయన మీరు రాసిస్తేనే క్వశ్చన్లు అడగాలి, లేకపోతే లేదు, క్వశ్చన్లు అడగాలి, లేకపోతే లేదు. ఆయన రాసిచ్చిన క్వశ్చన్లు అడగాలి, ఆయనకు ఆన్సర్ లేని క్వశ్చన్లు అడిగితే ఆయన చెప్పడం లేదు. టీఎస్పీఎస్సీ మీద మీరు అడిగితే ఓరలేడు. అదే విధంగా మరి నిరుద్యోగులకు జరిగిన అన్యాయం గురించి మాట్లాడితే ఓరలేడు. సక్కుబాయి లక్ష్మీబాయి గురించి మాట్లాడితే ఓరలేడు. ముఖ్యమంత్రి ఆయన దగ్గర ఆన్సర్లు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటికి మీరు ప్రశ్నలు అడగాల పరిస్థితి తీసుకొచ్చారు. ఇది పూర్తిగా ఖండిస్తున్నా. ఈ ప్రజలు ఓడగొట్టే క్రమంలో ఈ నియంత్రణలందరూ కూడా ఇట్లనే మాట్లాడతారు. నేను దీన్ని పూర్తిగా ఖండిస్తున్న మిత్రులారా, మీరు కూడా ఖండించాల్సిందిగా కోరుకుంటూ, మరి అదే విధంగా సెకండ్ ఏఎన్ఎం 10-15 రోజుల నుంచి సెకండ్ ఏఎన్ఎంలో వీరోచిత పోరాటం చేస్తున్న వాళ్ళు రెగ్యులర్ చేయమని నేషనల్ హెల్త్ మిషన్ వాళ్ళని పట్టుకొని హరీష్ రావు గారు అంటారు, నువ్వు ఉంటే ఉండు, లేకపోతే లేదు, మీరు ఉన్నా ఒకటే లేకపోయినా ఒకటే, మీరు వెళ్ళిపోండి ఇక్కడ నుంచి అని మధికార మదంతో బిర్రవేగుతూ అహంకార పూరితమైన మాటలు మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి. దీన్ని కూడా నేను ఖండిస్తా ఉన్నా. అదేవిధంగా గ్రేటర్ హైదరాబాద్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ లో వేలాది మంది కార్మికులు గత 5 రోజులుగా వీరోచితంగా పోరాడుతూ ఉన్నారు. ఇవాళ కూడా నేను కాపురా కార్మికులతో మాట్లాడడం జరిగింది. వాళ్ళు అడుగుతున్నదంతా ఒకటే, 2013లో మీరు జిహెచ్ఎంసీ 2013లో జిహెచ్ఎంసీ ఆఫీస్కి వచ్చి ఇదే ముఖ్యమంత్రి ఆనాడు ఉద్యమ నాయకుడిగా ఉండి ఏమన్నాడు, కాంట్రాక్ట్ ముఖ్యమంత్రి ఉంటాడా, అవుట్ సోర్సింగ్ ముఖ్యమంత్రి ఉంటాడా, టెంపరీ ముఖ్యమంత్రి ఉంటాడా, పార్ట్ టైం ముఖ్యమంత్రి ఉంటాడా, నేను అధికారంలో రాగానే ఇవన్నీ కూడా బంద్ పెడతా, నేను పర్మనెంట్ చేస్తా అంటే అందరు ఆ రోజు ఆయన జై కొట్టిండ్రు. ఇవాళ వాళ్ళని చీ కొడతా ఉన్నాడు ముఖ్యమంత్రి. అందుకొరకు నేను పారిశుద్ధ్య కార్మికులందరికీ ఒకటే హామీ ఇస్తున్నా, బహుజన రాజ్యం అంటేనే ఈ పేద ప్రజల రాజ్యం, బహుజన రాజ్యం అంటేనే ఈ పారిశుద్ధ్య కార్మికుల రాజ్యం, గ్రామ సిబ్బంది రాజ్యం, హమాలీల రాజ్యం, రైతు బిడ్డల రాజ్యం, కౌలు రైతుల రాజ్యం, రైతు కూలీల రాజ్యం, విద్యార్థి యువజనుల రాజ్యం, మహిళల రాజ్యం. అందుకొరకే బహుజన్ సమాజ్ పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చిన వెంటనే మొదటి రోజునే అర్హత ఉన్న అందరూ పారిశుద్ధ్య కార్మికులను పర్మనెంట్ చేస్తామని చెప్పేసి కార్మిక సమాజానికి అందరికీ కూడా నేను ఈ హామీ ఇస్తా ఉన్నా. సో జర్నలిస్టుల మీద నేను డే 1 నుంచి కేసీఆర్ పార్టీ పెట్టిన మొదటి రోజు నుంచే పార్టీ చేయడం, ఈ తెలంగాణ విముక్తి కోసం పోరాటం చేశాను. నేను అనేక బాధ్యతలు చేశాను. రాష్ట్ర కార్యదర్శిగా, బీసీఎస్ జనరల్ సెక్రటరీగా, అనేక నియోజకవర్గాల ఇన్ఛార్జిగా, ఎన్నికల ఇన్ఛార్జిగా, ఇప్పుడు కాకతీయ యూనివర్సిటీ పాలకొండ సభ్యునిగా కొనసాగుతాను. అయినప్పటికీ తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత నాకు ఏదో ఒక సంతృప్తి లేదు. ఈ వచ్చిన తెలంగాణ భౌగోళిక తెలంగాణ వచ్చిందే తప్ప సామాజిక తెలంగాణ రాలేదు. నేను గతంలో కూడా అనేక మీటింగ్లలో చెప్పడం జరిగింది. నేను కేసీఆర్ మీటింగ్లో పోయినప్పుడు కూడా మేమెంతో మాకంతా సార్ ప్రకటిస్తారు, మన సామాజిక వర్గాల అసెంబ్లీలో ఉంటాయని మాట ఇచ్చిన వాడిని, వారి మాట తీసుకున్న తర్వాత కానీ అవి అమలు అవుతారు. ఇవాళ ఇంత 60% ఉన్న వాళ్ళకి 22 టికెట్లు వస్తే మరక్కడ 90% ఉన్న ప్రజలందరి ప్రతినిధులు అక్కడ లేకుంటే వాళ్ళకి ఎట్లా న్యాయం జరుగుతుంది? వాళ్ళ ప్రజలు అనుకోవచ్చు, వీళ్ళు ఎమ్మెల్యే కొట్లాడు కదా, వీళ్ళ పదవులు చేయాలి. కానీ మన ప్రాతినిధ్యం ఉండేది, మనకు నిధులు కేటాయించేది అసెంబ్లీ, పార్లమెంటు. ఈ అసెంబ్లీలో మన ప్రజలు ఉంటేనే మన నిధులు మనకు వస్తాయి. దాదాపు బడ్జెట్లో సగం శాతం బీసీలకు రావాలి, మరి రావడం లేదు. మీ పక్షాన్ని అడగడానికి ప్రజలు లేకనే జరుగుతూ ఉందని మనం చేస్తా ఉన్నాం. ఇక యువకులు ఆ రోజు నీళ్లు, నిధులు, నియామకాల పేరుతో యువకులు చాలామంది ప్రాణాలు అర్పించి, విద్యార్థులు అయితే వాళ్ళ క్యారియర్ని 2-3 సంవత్సరాలు ఎగ్జామ్ రాయకుండా ఉద్యమంలో పాల్గొన్న ఉద్యమకారులకు ఇవాళ ఏం గౌరవం లేదట. కనీసం కేసీఆర్ అపాయింట్మెంట్ దొరకని పరిస్థితి, ముఖం చూడని పరిస్థితి. ఇంత ఘోరంగా నేను ఎక్కడ చూడలేదు. ఈ పదవులన్నీ, వీళ్ళకి రావాల్సిన పదవులన్నీ పక్క పార్టీల వాళ్ళకి పిలిచి ఇవ్వడం,
వేరే పార్టీ తిట్టినట్టు అంటే ఈయనని ఎంత బూతులు తిట్టిన వాళ్ళని కూడా తీసుకొచ్చి పదవులు కట్టబెట్టే పరిస్థితి ఇవన్నీ కళ్ళారా చూస్తూ ఉన్నాం. విద్యార్థుల కోసం నేను కాకతీయ యూనివర్సిటీ కౌన్సిల్ మెంబర్గా ఉన్నా. ఆడ నియామకాలు లేవు, ప్రొఫెసర్లు లేవు. ఒక్కొక్క ఆడపిల్లలకు ఒక్కొక్క రూమ్కు ఇద్దరు ముగ్గురు, ఒక బెడ్కే ఇద్దరు కేటాయించే పరిస్థితి, సదుపాయాలు లేవు, నిధులు కేటాయించారు. అంటే హయ్యర్ ఎడ్యుకేషన్ సెక్టర్ మొత్తం సర్వనాశనం అయిపోయింది. అదొక పుట్టలో భాగంగా జరుగుతుందని రానున్న కాలంలో దాని మీద డిబేట్ పెట్టి చెప్తాం. ఈ విధంగా ఉద్యమకాల ప్రాధాన్యత లేదు. యువకుల ఉద్యోగాల కోసం నేను నియామకాలు చేస్తా అన్నవారు ఇప్పుడు ఒక ప్రక్రియ పూర్తిగా చేయకుండా చేసినట్టే చేసి పేపర్ లీకేజ్. మరి నేను సూటిగా అడుగుతా ఉన్నాను, పేపర్ లీకేజ్ వ్యవహారం ఇలా 90 మంది పైగా అరెస్ట్ అయింది కదా, మరి ఆ కమిటీని మీరు ఎందుకు రద్దు చేయడం లేదు, వాళ్ళని ఎందుకు తీసేయట్లేదు పదవులకు వెళ్ళి అంటే ఆయనకు ఒక భయం. నిజంగా కనుక ఆ లీకేజ్ వెనుక కేసీఆర్ కుటుంబం లేకపోతే ఇమ్మీడియట్గా తీసేసేవాడు. డాక్టర్ రాజయ్య గారిని ఏదో చిన్న అభియోగం చేసి ఉప ముఖ్యమంత్రి పదవి నుంచే తీసేసింది కదా 24 గంటలనే. మరి ఇంత నిరుద్యోగులకు ఇంత బర్నింగ్, వాళ్ళు ఎగ్జామ్ రాసి ప్రిపేర్ అయ్యి ఎగ్జామ్ రాసిన తర్వాత పేపర్ లీకేజ్ దాన్ని ఎందుకు చేస్తారంటే దాని వెనుక దాగిన పుట్టేదంటే వీళ్ళ ఫ్యామిలీ అందరితో కమిట్ అయ్యి పేపర్లు తీసుకొని వాళ్ళు డబ్బులు తీసుకొని అభ్యర్థులకు ఇవ్వడం, దీనికి మనకు కుట్రాదు. కాబట్టి ఈ విధంగా యువతను నిరాశ నిష్ఠులకు లోన్ చేస్తూ ఉన్నారు. ఇవాళ నాకు ఇచ్చిన సమయంలో నేను ఇంకొక విషయం చెప్పదలుచుకున్నాను. రైతులను కూడా మోసం చేస్తూ ఉన్నారు. ఇవాళ తెలంగాణలో అందరూ చిన్న సన్నకారు రైతులు, కౌలు రైతులు ఎక్కువ ఉంటారు. స్పెషల్గా ఆ కౌలు రైతులు 1-2 ఎకరాలు పక్క వాళ్ళ దగ్గర లేని వాళ్ళు భూములు తీసుకొని కౌలు చేసుకొని చేస్తారు. వాళ్ళకి ఈరోజు కౌలు చట్టం అమలు చేయకుండా, వాళ్ళకి ఎలాంటి పెట్టుబడి లేకుండా, వాళ్ళకి ఎలాంటి రాయితీ లేకుండా, వాళ్ళకి ఏదైనా అకాల వర్షం వస్తే తుఫాన్లు వస్తే ఆ నష్టపరిహారం అందకుండా ఇవాళ కౌలు రైతులను మోసం చేస్తూ ఉన్నారు. నేను ఒకటి అడుగుతా ఉన్నా, నువ్వు వ్యవసాయం చేసినందుకే పెట్టుబడి కదా, మరి కౌలు రైతు వ్యవసాయం చేస్తాను వాళ్ళ పెట్టుబడి ఏది? ఇలా వందలాది ఎకరాలున్న అగ్ర కులస్తులు, భూస్వాములు, పెట్టుబడిదారులకు భూములకు వ్యవసాయం చేయరు. వాళ్ళు గోళ్ళు గుట్టలే ఉంటాయి, కానీ దానికి మాత్రం రైతు బంధు పడుతుంది. ఇది ఎక్కడైనా ప్రపంచంలో ఇంకెక్కడైనా ఉంటుందా? నువ్వు రైతు బంధు అంటావు పేరు, అంటే రైతుకి ఇవ్వాల్సింది ఇవ్వకుండా వ్యవసాయం చేయని భూములకు ఇస్తానంటే ఏం కుట్టారు అంటే నీ కులస్తులు, నీ అగ్ర కులాలు ఆ ఖాళీ ఉన్న పర్వాలేదురా, అది ఇంకోరికి అన్నీ చేతికి పోనీయకు, మళ్ళీ వాళ్ళు రానున్న కాలంలో ఉద్యమాలు చేసి ఎర్ర జెండాలు బట్టి మళ్ళీ దున్నేవాడి భూమి అంటారు బిడ్డ అని 13వ కాలం తీసేసి ధరణి పేరుతో అస్తవ్యస్తం చేసి వాళ్ళకు లబ్ధి చేసే ప్రక్రియ ఇది. కుట్ర రైతులు కూడా అర్థం చేసుకోవాలి. కాబట్టి నాకైతే ఇప్పుడు హ్యాపీగా ఉంది. ఆనాడు తెలంగాణ ఉద్యమంలో తెలంగాణ కోసం నేను ఆర్గనైజేషన్కి శ్రమపడి నా వృత్తిని 6 అవర్స్ పనిచేసుకుంటే ఇంకో 6 అవర్స్ తెలంగాణ ఉద్యోగంలో పనిచేసిన. कारगुजर सदर म्यूनसिपल सहकार मजदूर यूनियन और सदर INTUC आदिल शरीफ ने 4 जुम्मे के रोज़ GHMC कमिश्नर से मुलाकात की। GHMC मुलाजिमीन के मसाइल पर GHMC कमिश्नर से बात की। इस मौके पर आदिल शरीफ ने कमिश्नर से यूनियन की जानिब से कई एक मुतालबात किए, जिनमें GHMC के तमाम कंट्रैक्ट और आउटसोर्सिंग कारकुनों की खदमात को बाकायदा बनाया जाए और अप्रैल 2004 को या इसके बाद तैनात मुलाजिमीन के लिए NPS को ख़त्म करने और पुरानी पेंशन स्कीम की बहाल किया जाए। GHMC के तमाम मुलाजिमीन को सरकारी मुलाजिमीन के बराबर हेल्थ कार्ड्स जारी किए जाएं। इसके अलावा GHMC मुलाजिमीन के लिए हाउस साइट और तमाम ज़िमरों के मुलाजिमीन को वक्त पर तरक्कियाँ और दीगर मुतालबात शामिल है। हाँ मैं विचार होगा हाँ ये आइटम तो डालो GHMC चीफ सेक्रेटरी को मैं विचार दो व्हाट्सएप दो। आदिल शरीफ है, वर्किंग प्रेसिडेंट म्यूनसिपल सहकार मजदूर यूनियन INTUC और प्रेसिडेंट हैदराबाद INTUC से हूँ। कई दिनों से GHMC कॉन्ट्रैक्ट आउटसोर्सिंग वर्कर्स में बहुत शिद्दत चल रही है रेगुलराइजेशन ऑफ सर्विसेज के लिए। ये कॉन्ट्रैक्ट और आउटसोर्सिंग वर्कर्स GHMC के पिछले 25 साल से यहाँ पर काम कर रहे हैं, चाहे वो सैनिटेशन में हो, एंटमोलॉजी में हो, वेटरनरी में हो, ट्रांसपोर्ट में हो, इंजीनियरिंग में हो, टाउन प्लानिंग में हो, कंप्यूटर ऑपरेटर्स है, IT सेक्शन एम्प्लॉयज़ है, 25 साल से काम कर रहे हैं। 2014 से पहले चीफ मिनिस्टर KCR साहब ने वादा किया था कि तमाम कॉन्ट्रैक्ट आउटसोर्सिंग वर्कर्स जो GHMC में काम करते हैं उनको सबको परमानेंट कर दिया जाएगा, लेकिन 9 साल हो गए हैं, आज तक परमानेंट की कोई बात CM साहब ने नहीं की है।
तो हम कमिश्नर साहब से आज जॉइंट रिप्रेजेंटेशन दिए, तमाम ट्रेड यूनियनों को लेकर साथ जाकर जॉइंट रिप्रेजेंटेशन दे के कमिश्नर साहब की नोटिस में लाए हैं कि ये बर्निंग इशू है साहब, कॉन्ट्रैक्ट और आउटसोर्सिंग को परमानेंट करना चाहिए, एक डिसेंट वेज देना चाहिए। 25,000 का हमने डिमांड किया है। अभी 15,000 रुपये ESI और EPF कट करके वर्कर को मिलती है, जो इतनी महंगाइयों में बस नहीं हो रहा है। चाहे वो उनके बच्चों की स्कूल की फ़ीस हो, चाहे वो हेल्थ का मसला हो, रेंटल एक्सपेंसेस हो, ये 15,000 बस नहीं हो रहे। इसीलिए हमने कमिश्नर से डिमांड किया है कि 25,000 सैलरी से कम और कुछ नहीं हम मानेंगे। इससे हट के परमानेंट एम्प्लॉयज़ के इश्यूज़ भी डिस्कस करें हम, जैसा कि दूसरे 5 स्टेटों में, छत्तीसगढ़, राजस्थान वगैरह में जो भी एम्प्लॉयज़ जो 2004 के बाद अपॉइंट हुए उनको कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम में लिया गया है। हम चाहते हैं कि कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम को ख़त्म कर ओल्ड पेंशन स्कीम में लेकर आना चाहिए, ताकि रिटायरमेंट के बाद उनको सोशल प्रोटेक्शन रहे, सोशल बेनिफिट्स वो एम्प्लॉयज़ को मिले। एक हाउस साइट्स का भी डिमांड किया है GHMC एम्प्लॉयज़ की तरफ से। और जो इम्पॉर्टेंट और एक जो डिमांड है, हेल्थ कार्ड GHMC एम्प्लॉयज़ को होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सफाई कर्मचारी काम करते हैं, वल्नरेबल वर्क है, गार्बेज में काम करते हैं। ये लोग को सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट होते हैं, इनकी हेल्थ इफ़ेक्ट होती है, लंग्स इन्फेक्शन होते हैं। इसीलिए डिमांड किया है कि हेल्थ कार्ड इनको मिलना चाहिए, जो अदर डिपार्टमेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को जो मिलता है वही बेनिफिट्स इनको मिलना करके हमने डिमांड किया है। कमिश्नर साहब ने बहुत अच्छा इसमें पॉजिटिव नोट लेते हुए, मिनिस्टर साहब अभी बाहर है, आए बाद जो है यूनियन की मिनिस्टर साहब के साथ मीटिंग फ़िक्स करेंगे और प्रिंसिपल सेक्रेटरी के साथ मीटिंग फ़िक्स करके गवर्नमेंट के लेवल में जो काम है वो वहाँ पर कर देंगे, और जो डिपार्टमेंट के लेवल में काम है वो पूरे हमारे एम्प्लॉयज़ के ग्रीवेंसेस को मानने के लिए पॉजिटिव एश्योरेंस दिया है। हम कमिश्नर साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। गोलकुंडा PS से वाबस्ता कांस्टेबल भानु ने एक बूढ़े आदमी को जो हादसाती तौर पर 30 से 40 फुट गहरे खंदक में गिर गया था, इसको खंदक से बाहर निकाला। गोलकुंडा फतेह दरवाजा के करीब एक बूढ़ा शख्स हादसाती तौर पर 30 से 40 फुट गहरे खंदक में गिर गया, जिसकी इत्तला मुकामी अफराद ने पुलिस को दी। पुलिस फौरी पहुंचकर रेस्क्यू टीम को इस वाक़े की इत्तला दी। रेस्क्यू टीम पहुंचने में देर हो रही देखकर पुलिस कांस्टेबल भानु ने खुद रिस्क लेकर इस बूढ़े शख्स को खाई से निकाला, बाद जहाँ इसको दवाखाना मुंतकिल किया गया। रस्सी दे दो ना, खोल के उधर की दे दो। कोई मैं भानु भाई निकाल के लेके आए। TPCC सदर रेवंत रेड्डी की मौजूदगी में कई लोगों ने कांग्रेस में शमूलियत अख्तियार कर ली। महबूबनगर जिले के देवारा कदरा असेंबली हलके से कई लोगों ने BRS से कांग्रेस में शमूलियत अख्तियार की। इस मौके पर TPCC सदर रेवंत रेड्डी ने इन्हें पार्टी खंडवा पहनाकर पार्टी में इनका इस्तकबाल किया। कांग्रेस लीडर मोहम्मद अली शब्बी ने 4 शंबे को दावा किया है कि वो अगले असेंबली इंतखाबात में कामारेड्डी हल्के से चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के खिलाफ तारीखी जीत दर्ज करेंगे। शब्बीर अली का कामारेड्डी के पहले दौरे पर शानदार इस्तकबाल किया गया, जब CM KCR ने इस हल्के से अपनी उम्मीदवारी का ऐलान किया। सैकड़ों देहातियों और जिले के मुमताज़ कांग्रेस लीडरान ने इनसे मुलाकात की और अपनी हिमायत का इजहार किया। बीबीपेट मंडल और डोमाकोंडा मंडल मरकज़ के जनागमा गाँव के मुख्तलिफ ज़ात के ग्रुपों के साथ साथ पलवांचा मंडल मरकज़ के मदिरा सिंह के रहनुमाओं ने अपनी हिमायत का इजहार किया। इन्होंने कहा है कि वो KCR को शिकस्त देने में शब्बीर अली का साथ देंगे।
4 में के रोज मोहम्मद रियाज भारत जोड़ो यात्री ने गांधी भवन में चंद्रायन गुट्टा असेंबली के लिए कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों के तौर पर अपनी दरख्वास्त जमा कराई। इस मौके पर इन्होंने बात करते हुए मजीद तफसीलात से वाकिफ करवाया है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद रियाज भारत जोड़ो यात्री आज गांधी भवन आकर हमारे समीर भाई डीसीसी प्रेसिडेंट, स्पोक पर्सन निज़ाम भाई, केम खान साहब, अशरफ भाई, अलीम भाई और हमारे मुबीन भाई और दानिश भाई के साथ में गांधी भवन आकर चंद्रायन गुट्टे से एप्लीकेशन सबमिट किया हूँ। इंशाल्लाह मेरे को यकीन है चंद्रायन गुट्टे से मुझे कंफर्म होगा और मेरे चंद्रायन गुट्टे के नौजवान भाइयों से और हमारे कांग्रेस के कैडर से मैं अपील करता हूँ, मेरा साथ दीजिए। इंशाल्लाह मैं चंद्रायन गुट्टे से कैंडिडेट होऊंगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वज़ीर आला केसीआर के मेदक दौरे पर मेदक में कशीदगी देखी गई। कांग्रेस के जिले सदर तिरुपति रेड्डी ने इंतबा दिया है कि सीएम के दौरे को रोक दिया जाएगा। कांग्रेस के जिले सदर तिरुपति रेड्डी के ऐलान के बाद कांग्रेस कारकुनों ने इसे रोकने के लिए बाइक रैली निकालने की कोशिश कर रही है। रैली को रोकने के दौरान पुलिस और कांग्रेस कारकुनों के दरमियान झगड़ा हुआ। बादजहां पुलिस ने कांग्रेस लीडरों को गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। मोगिली सुनीता राव ने आज गांधी भवन में कानून साज असेंबली के इंतखाबात लड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी के टिकट के लिए मुकम्मल शुदा दरख्वास्त जमा कराई। इस मौके पर मोगिली सुनीता राव ने कहा है कि मैं गुज़िश्ता 32 साल से पार्टी के लिए काम कर रही हूं और पार्टी की वफादार हूं। सुनीता राव ने बताया है कि वो NSUI की जनरल सेक्रेटरी यूथ कांग्रेस मुत्तहिदा रियासत में, PCC सेक्रेटरी रियासत तेलंगाना की तश्कील के बाद PCC स्पोर्ट्स पर्सनल 2 साल तक, ग्रेटर हैदराबाद की सदर 32 साल तक, रियासती महिला कांग्रेस की सदर, और मैं अपने मफाद के लिए कभी पार्टी नहीं बदली, पार्टी के लिए मेहनत कर रही हूं। जब मुझे रियासती महिला कांग्रेस सदर का ओहदा दिया गया तो मैंने तमाम 35 ज़िले सुदूर और रियासती कमेटी मुकम्मल की। किसी भी दूसरी रियासत से ज़्यादा रियासत तेलंगाना ख़वातीन की तहरीक के लिए ज़्यादा काम कर रही है और जहां भी कोई वाक़या होता है मेरी ख़वातीन कांग्रेस बहनें मेरे साथ काम कर रही हैं। मुझे यकीन है कि मुझे इस बार टिकट ज़रूर मिलेगा। हल्के में पार्टी को मजबूत करने के लिए मुसलसल काम कर रही हूँ और मैंने पार्टी को फील्ड लेवल पर मजबूत किया है। इन्होंने कहा है कि गुज़िश्ता 2 साल 6 माह से हुकूमत मुखालिफ पॉलिसियों के खिलाफ बहुत से प्रोग्राम किए हैं। सुनीता राव ने कहा है कि अगर इंतज़ामिया मुझे टिकट देती है तो मैं भारी अक्सरियत से जीतूंगी। महिला कांग्रेस की तरफ से 12 दरख्वास्तें आज मुनक़िद हुई। इन प्रोग्रामों में नीलम पद्मा, माधवी, आर लक्ष्मी, उषा, श्री चिरुलता राठौड़, नोनावत राधा, रामादेवी, लक्ष्मी देवी, जिलानी, संगीत, करपा रेड्डी, ब्लॉक सुदूर, डिवीज़न सुदूर व दीगर ने शिरकत की। दीजिए नाज़रीन, मेरे फातिमा को इजाज़त। मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।